नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। हेडलाइंस के बाद खबरों की तरफ बढ़ते हैं। सीएम के ड्रीम प्रोजेक्ट सूर्यधार झील का शुभारंभ हो गया है। 64 करोड़ की लागत से बना सूर्यधार झील रिकॉर्ड समय में पूरा हुआ है। झील से कई गांवों को पेयजल और सिंचाई की सुविधा मिलेगी। वहीं सीएम ने कहा है कि ये एक पर्यटन हब भी बनेगा, जिससे लोगों को रोजगार मिले और पलायन को रोकने में मदद मिलेगी। तो पलायन रोकना सबसे एक बड़ा हमें कहें कि चैलेंज, जिसे रोकने की कोशिश सीएम का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है वो पूरा। और क्योंकि हम सूर्यधार झील का जिक्र कर रहे हैं, इसका शुभारंभ हो गया है। कई गांवों को पेयजल और सिंचाई की भी सुविधा इससे मिलेगी। कोशिश है कि झील को पर्यटन हब के तौर पर विकसित किया जाए, क्योंकि उत्तराखंड एक टूरिस्ट आप ये कहें कि बहुल स्टेट माना जाता है। ज्यादा टूरिज्म को बढ़ावा देने की कोशिश, और उसमें एक और हमें कहें कि कदम आगे बढ़े हैं इस झील के जरिए। तो मुख्यमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट सूर्यधार झील का सपना पूरा हो गया। त्रिवेंद्र रावत ने सूर्यधार झील का लोकार्पण किया। झील से एक बड़े इलाके को पेयजल और सिंचाई की सुविधा मिलेगी, साथ ही पर्यटन का ये हब भी बनेगा। स्पेशल रिपोर्ट। सालों पहले सीएम ने एक सपना देखा था, जो अब साकार हो गया। डोईवाला विधानसभा के सूर्यधार सहित कई गांव में खेती और रोजगार की संभावनाएं बढ़ेंगी। वहीं 20 से ज्यादा गांव में सिंचाई और पेयजल की सुविधा भी मिलेगी। सूर्यधार झील के शुभारंभ के साथ ही सीएम के ड्रीम प्रोजेक्ट को अब पंख लग गए हैं। इस मौके पर सीएम ने कहा कि यहां की झील मछली पालन के साथ साथ पर्यटन के लिए भी युवाओं को अपने गाँव से जोड़ेगी। झील के शुभारंभ के मौके पर सीएम ने इसमें बोटिंग भी की। 18 गाँव सभाओं को अब पूरा पानी यहाँ पर 12 महीने यहाँ पर इसके द्वारा मिलेगा, और 19 गांवों को इससे पेयजल की सुविधा उपलब्ध होगी। इसमें 100 लीटर पर कैपिटा, जो अभी गांवों में 40 लीटर है, तो उनको 100 लीटर पर कैपिटा के हिसाब से यहाँ पर पानी मिलेगा। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत उत्तराखंड की समस्या रहे पलायन को रोकने के लिए पर्यटन, खेती और जल संरक्षण पर जोर दे रहे हैं, जिसके लिए राज्य में संभावनाएं तलाशी जा रही हैं। आवागमन के लिए डोबरा चांठी पुल हो या ऋषिकेश का जानकी पुल, वहीं अब पर्यटन, खेती और कृषि के लिए सूर्यधार की शुरुआत सरकार की पहल से स्थानीय लोगों के चेहरे भी खिले हुए हैं। और हमें खुशी है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी एक विकास पुरुष के रूप में उन्होंने क्षेत्र में जो ये प्रोजेक्ट 1.5 साल के अंदर तैयार किया है, उसके लिए मैं अपने रानी पोखरी न्याय पंचायत की जनता की ओर से बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। गांव पूरा खाली हो रहा था, जा रहे थे, अब लोगों को पर्यटन मिल गया है, तो कुछ रुकेंगे, कुछ बोएंगे, खाएंगे, क्योंकि पहले सबसे ज्यादा पानी की समस्या थी। अब आपको बताते हैं कि सूर्यधार से क्या क्या फायदे होंगे। विकास का सूर्यधार निर्माण पर 64 करोड़ का आया खर्च। तय समय से पहले निर्माण कार्य पूरा। बोटिंग रिजॉर्ट्स और होम स्टे योजना से मिलेगा फायदा। 20 से ज्यादा गाँव को सिंचाई का पानी, 18 से ज्यादा गांव को पेयजल का फायदा। मत्स्य पालन से स्थानीय लोगों को होगा फायदा। उत्तराखंड के ग्रामीण इलाकों में पलायन सबसे बड़ा मुद्दा है। ऐसे में सूर्यधार जैसी परियोजनाएं नई उम्मीद बनकर आई हैं, जिससे स्थानीय युवाओं की भागीदारी बढ़ने से पलायन रुकेगा और अपने ही घर में रोजगार मिलेगा। न्यूज़ 18 के लिए डोईवाला से आशीष डोभाल की रिपोर्ट। करते हैं कोरोना अपडेट की। तो प्रदेश में कोरोना के 389 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 8 कोरोना संक्रमितों की मौत हुई है। उत्तराखंड में कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या 74,000 के पार पहुंच गई है। प्रदेश में 4,970 एक्टिव केस हैं। कोरोना को लेकर सरकार भी लगातार कदम उठा रही है। एक बार फिर से सरकार ने कोविड के नियमों को कड़ाई से पालन कराने का आदेश दिया है। सरकार ने सार्वजनिक जगहों और भीड़भाड़ वाले इलाकों में सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिया है। सरकार का कहना है कि अगर जरूरी हुआ तो प्रशासन को नाइट कर्फ्यू लगाने की भी छूट होगी। सरकार ने कहा है कि राज्य में आने वाले सभी लोगों का थर्मल स्कैनिंग और रजिस्ट्रेशन जरूरी होगा। थर्मल स्कैनिंग में लक्षण मिलने पर रैपिड एंटीजन टेस्ट भी कराना होगा। बीजेपी प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम और सह प्रभारी रेखा वर्मा का संगठन और बंशीधर भगत को नई ऊर्जा दे गया। दोनों ही नेताओं ने संगठन में पहले से भी ज्यादा बहुमत के साथ भाजपा की
वापसी होगी। उत्तराखंड में पार्टी संगठन की गतिविधि उत्तराखंड बीजेपी के नवनियुक्त प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम और सह प्रभारी सांसद रेखा वर्मा ने 2 दिनों के प्रवास के पहले दिन उत्तराखंड में पार्टी संगठन की गतिविधियों को परखा तो दूसरे दिन राष्ट्रीय अध्यक्ष के प्रस्तावित दौरे का खाका खींचने में बिताया। इस दौरान उन्होंने प्रदेश संगठन से लेकर सरकार के मुखिया तक से बातचीत की। जाते जाते दोनों ही नेता पार्टी कमांडर बंशीधर भगत की पीठ थपथपाना नहीं भूले। प्रदेश प्रभारी ने कहा, अन्य प्रदेश भी देखे, लेकिन उत्तराखंड में सरकार और संगठन के बीच जैसा सामंजस्य है वो अभूतपूर्व है। ये उत्तराखंड के अंदर सभी मिलकर साथ मिलकर काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी के यहाँ भी हम गए, उनके विचारों से भी आदान प्रदान हुआ। सत्ता और संगठन का क्या सामंजस्य होता है, इसका एक अद्भुत उदाहरण उत्तराखंड में देखने के लिए मिला है। ये संगठन को कैसे मजबूत किया जाए उस पे हम सब लोग बैठ के चर्चा की है और बहुत अच्छा संगठन है हमारा उत्तराखंड में और जितनी सराहना की जाए संगठन की कम है, लेकिन फिर भी हम लोगों को अगर कोई भी कमी है तो उस पर विचार करके संगठन कैसे और मजबूत हो उस पर काम करना हम सब। उत्तराखंड का पहला दौरे में जोरदार स्वागत और पार्टी वर्कर्स का हुजूम देख गदगद नजर आए दुष्यंत कुमार ने पार्टी संगठन को बिहार चुनाव और बाई इलेक्शन में मिली जीत को याद दिलाते हुए कहा कि वो 60 के पार सीटों के लिए जी जान से जुट जाएं। वहीं बीजेपी के नेता भी दौरे को पॉजिटिव एनर्जी देने वाला बता रहे हैं। निश्चित तौर पर हमारे कार्यकर्ताओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहा। इसके अलावा उन्होंने अपने दौरे में जनता की नब्ज को भी टटोला और उस पर भी उनका निष्कर्ष था कि उत्तराखंड की जनता वो भी भारतीय जनता पार्टी के साथ है। बहरहाल आए तो दुष्यंत कुमार गौतम राष्ट्रीय अध्यक्ष के दौरे के बहाने थे, लेकिन फोकस उनका संगठन पर ही ज्यादा रहा। दिल्ली पहुंचकर वो राष्ट्रीय अध्यक्ष को दौरे से पहले उत्तराखंड में सरकार और संगठन के कामकाज का फीडबैक देंगे। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नप्रभात की रिपोर्ट। देहरादून से बड़ी खबर आ रही है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के उत्तराखंड दौरे में बदलाव हो गया है। अब 5 दिसंबर की बजाय 4 दिसंबर को जेपी नड्डा उत्तराखंड दौरे पर आएंगे। 4 दिसंबर को हरिद्वार के शांति कुंज पहुंचेंगे जेपी नड्डा और शांति कुंज में साधु संतों से वो मुलाकात करेंगे। इसके बाद 4 दिसंबर को ऋषिकेश में जेपी नड्डा रात्रि विश्राम करेंगे। 5 दिसंबर से देहरादून का दौरा पहले की ही तरह तय रहेगा, यानी जेपी नड्डा का दौरा एक दिन पहले शुरू हो जाएगा। खबर रुद्रपुर से आ रही है, जहां छात्रवृत्ति घोटाला मामले में 8 नई एफआईआर दर्ज हुई हैं। उधम सिंह नगर में 8 कॉलेजों के खिलाफ ये केस दर्ज किए गए हैं। सभी कॉलेज यूपी, हरियाणा, हिमाचल के बताए जा रहे हैं। नई टिहरी के बौराड़ी बाजार में एक व्यापारी ने पुलिस पर जबरन मारपीट और उत्पीड़न करने का आरोप लगाया। बताया जा रहा है कि व्यापारी पूर्व राज्य मंत्री और कांग्रेसी नेता याकूब सिद्दीकी का भाई है, जिसे पुलिस गिरफ्तार कर थाने ले गई। वहीं याकूब सिद्दीकी ने गिरफ्तारी को लेकर कलेक्ट्रेट में धरना प्रदर्शन किया। पुलिस का कहना है कि व्यापारी द्वारा पहले उनके एक दारोगा के साथ अभद्रता की गई और उसके बाद मारपीट हुई और इसके बाद व्यापारी को गिरफ्तार कर लिया गया। आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। दारोगा जी के साथ में दुर्व्यवहार करना शुरू किया, मारपिटाई शुरू की। उसके बाद उसके भाई भी वहाँ पे आ गए थे, याकूब सिद्दीकी आदि, उनके द्वारा भी दुर्व्यवहार किया गया। वो फिर हम लोगों को सूचना दी, फिर मैं भी मौके पे पहुँच गया था और अब्बास अहमद को फिलहाल उसको गिरफ्तार कर लिया गया। मुकदमा कार्रवाई कायम कर आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा रही है। देहरादून से बड़ी खबर आ रही है। यहाँ राजकीय बाल सुधार गृह से 2 किशोर के भागने की खबर है, जिसकी सूचना सहायक अधीक्षक रघुवीर सिंह बिष्ट ने पुलिस को दे दी है। पुलिस ने इस मामले में नेहरू कॉलोनी थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया है। दोनों किशोर पॉक्सो और मारपीट के मामले में सजायाफ्ता हैं और विकास नगर और राजपुर के रहने वाले हैं। अब पुलिस दोनों की तलाश कर रही है। किसी भी परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए खबर बेहद अहम है। परीक्षा कराने के लिए अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को सालाना 11 करोड़ रुपए बजट अलॉट होता है, लेकिन इस साल कोविड की वजह से हुए नियमों में बदलाव से आयोग पर हर कैंडिडेट का खर्च बढ़ गया, जिसके बाद अब इन खर्चों की भरपाई आयोग फीस बढ़ाकर कर सकता है। सचिव कहते हैं कि जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स 300 रुपए फॉर्म भरने के देते हैं, जबकि जेई नीट के एग्जाम की 1200 रुपए फीस जमा होती है, जो कि हमसे बहुत ज्यादा है। इसी वजह से आयोग भी अपनी फीस बढ़ाने पर विचार कर रहा है। अगर आप बाहर देखेंगे, जैसे नीट की आप फीस देखते हैं तो वो 1200 रुपए की फीस है पर कैंडिडेट,
और हमारी फीस 300 रुपये है जनरल कैंडिडेट के लिए और 150 रुपये है SC/ST कैंडिडेट्स के लिए। तो वो एक तरह से इस खर्चे के मुकाबले आप देखेंगे तो बहुत कम है। तो थोड़ा सा बर्डन फीस के रूप में भी डाला जाना चाहिए, मेरा ये मानना है। और थोड़ा सा गवर्नमेंट जो सब्सिडाइज कर रही है हमारी सरकार, वो भी रहना चाहिए। नशा तस्करों के खिलाफ दून पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। पुलिस अब नशे के खिलाफ आम लोगों को भी जोड़ने का फैसला कर चुकी है और एक मोबाइल ऐप लॉन्च करने जा रही है। ऐप के जरिए आम आदमी भी नशे और तस्करी के खिलाफ शिकायत दर्ज करा सकेंगे। अरुण मोहन जोशी ने ऑपरेशन सत्य को सफल बताते हुए इसे आगे भी जारी रखने को कहा है। बता दें कि ऑपरेशन सत्य के तहत पुलिस ने 143 मुकदमे दर्ज किए हैं और 151 लोगों को तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया है। साथ ही 860 लोगों की काउंसलिंग भी कराई गई और करीब 2 करोड़ रुपए का नशीला पदार्थ पुलिस ने जब्त किया। यहाँ पर हम नशे के जो कारोबार है इसको जड़ से कैसे ख़त्म कर सकते हैं, जिसको लेकर के तमाम एस्पेक्ट्स पे हम लोग काम कर रहे हैं। उसी में एक एस्पेक्ट ये भी है कि हम लोग इसके लिए एक ऐप तैयार करें और उस पर काम बड़ी तेज़ी से चल रहा है, जिसपे कि लोग सीधे जुड़ सकते हैं। कोई इन्फॉर्मेशन उनके पास है तो वो इन्फॉर्मेशन जो है पुलिस से शेयर कर सकते हैं। कोविड-19 के मद्देनजर कार्तिक पूर्णिमा के स्नान को इस बार स्थगित कर दिया गया है। इसी वजह से आज और कल 2 दिन के लिए नारसन बॉर्डर, मंडावर काली नदी, लखनौता सहित सभी बॉर्डर को पूरी तरह से सील कर दूसरे प्रदेशों से आने वाले वाहनों को प्रतिबंधित कर दिया गया। बॉर्डर पर अतिरिक्त पुलिस बल और PAC को भी तैनात किया गया। इसकी वजह से बाहरी प्रदेशों से आने वाले लोगों को वापस लौटना पड़ा। पुलिस प्रशासन लगातार बॉर्डर्स पर चेकिंग कर रही है। साथ ही जो भी व्यक्ति स्नान के लिए हरिद्वार आ रहे हैं उन्हें वापस लौटाया जा रहा है। SP बिहार का कहना है कि जरूरी सेवाओं के लिए जो व्यक्ति आ रहे हैं उन्हें किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। पुलिस भी लगातार सोशल मीडिया और मीडिया के जरिए, अन्य प्लेटफॉर्म्स के जरिए लोगों से अपने घरों में ही कार्तिक पूर्णिमा मनाने की अपील कर रहे हैं। आम जनता से अपील की जा रही है कि वे कोरोना संकट के इस दौर में अपने घरों में ही उक्त स्नान की जो और पूजा की प्रक्रिया है वे संपन्न करें। हरिद्वार के लिए ना आएं, क्योंकि इससे कोरोना के संक्रमण के फैलने का खतरा और बढ़ जाएगा। साल 2021 में होने जा रहे महाकुंभ की रूपरेखा अब बदलती हुई नजर आ रही है। कोरोना महामारी की वजह से इस बार होने वाले महाकुंभ में 10,000 पुलिस जवानों की ड्यूटी लगाई गई है, जिनको अलग अलग चरणबद्ध तरीके से कुंभ में भेजा जाएगा। 2010 में हुए कुंभ में करीब 20,000 पुलिस के जवानों की ड्यूटी लगाई गई थी, लेकिन कोरोना महामारी में श्रद्धालुओं के आंकलन को देखते हुए केंद्र और अन्य राज्यों से पुलिस बल कम रखा गया। पुलिस जवानों में कोरोना महामारी न फैले, इसके लिए भी तैयारियां बड़े स्तर पर हुई हैं और इस समय पहला मौका होगा जब पुलिस फेस शील्ड, मास्क, PPE किट और सैनिटाइजर के साथ महाकुंभ ड्यूटी में उतरेगी। यद्यपि इसमें काफ़ी बड़ा स्ट्रेंथ सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेज और बाकी राज्यों का भी होता है, तो उन संख्या को देखते हुए ये 10,000 से ज़्यादा हमारी पुलिस फोर्स रहेगी। लेकिन हम लोग इसमें पब्लिक को भी, खासकर जो स्पेशल पुलिस ऑफिसर के रूप में है या सिविल डिफेंस के रूप में है, इनका भी पुलिसिंग में विशेषकर ट्रैफिक और क्राउड मैनेजमेंट में यूज़ किया जाएगा। नैनीताल से खबर आ रही है, जहां पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिन्हें कोर्ट में पेश करने से पहले आरोपियों को इनका जो है कोरोना टेस्ट हुआ। एक आरोपी कोरोना पॉजिटिव मिल गया। अब आरोपियों को गिरफ्तार करने वाली टीम को भी आइसोलेट कर दिया गया। सभी आरोपियों पर एक युवक को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप है। एक धारा 306 IPC के तहत अभियोग पंजीकृत था, जिसके संबंधित 3 अभियुक्त हमने गिरफ्तार किए थे। इसमें एक मोहित नाम का जो कैदी है वो कोरोना पॉजिटिव आया है और बाकी निगेटिव आए थे। और इस संबंध में जो है जो कोरोना पॉजिटिव है उसके विरुद्ध जो है प्रक्रिया अनुसार काम किया जाएगा। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने चमोली के जोशीमठ में 5 करोड़ से ज्यादा की 3 विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। 1 करोड़ 38 लाख की लागत से औली में बने ओपन आइस स्केटिंग रिंग का लोकार्पण किया। बद्रीनाथ में बनने वाली कुकिंग गैस एजेंसी भवन का भी शिलान्यास किया। इसके अलावा केंद्र पोषित योजना से देवली बगड़ में रिवर राफ्टिंग योजना का लोकार्पण किया। इस दौरान पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा है कि राज्य सरकार प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कई काम कर रही है। साथ ही औली से गोरसो तक रोपवे के विस्तार पर भी कोशिश की जा रही है। पिछली बार काफ़ी प्रचार प्रसार हुआ था तो काफ़ी लोग आए थे बर्फबारी के लिए। हमने सारी मशीनों को वहाँ पर तैयार कर दिया है और फ्रेंच कंपनी जो कोमो थी उसने भी अपना काफ़ी सहयोग दिया है। तो इससे हमारा जो उत्तराखंड है और विशेषकर औली जो है वो एक विंटर डेस्टिनेशन बनेगा।
के विधायक चंद्रा पंत ने एक विधायक के तौर पर अपना 1 साल पूरा किया। विधायक चंद्रा पंत का कहना है कि उन्होंने मुख्यमंत्री की मदद से विधानसभा क्षेत्र की समस्याओं को काफी हद तक दूर कर लिया है। खासकर पार्किंग, सड़कों और हेल्थ से जुड़े जो सेक्टर्स हैं, बीते 1 साल में काफी काम हुआ है इनमें। प्रकाश पंत के निधन के बाद चंद्रा पंत पिथौरागढ़ की विधायक बनी थी। लोगों ने जनादेश दिया, लोगों की बहुत बड़ी पूर्व हमारे यहाँ के विकास की योजनाएं थी, वो लगभग पूर्ण होने की स्थिति में है। उसके लिए मेरा प्रयास रहा और माननीय मुख्यमंत्री जी ने, चाहे सड़क हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो और यहाँ के एयरलाइंस के क्षेत्र में हो, हर तरह से प्रयास किया मेरा रहा है। और वो भी पहली बार अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का प्रदेश सम्मेलन होने जा रहा है। 11 दिसंबर से प्रदेश सम्मेलन का आगाज होने जा रहा है, जिसमें शुरुआती 2 दिनों तक अभ्यास वर्ग आयोजित किया जाएगा, जिसके बाद 13 दिसंबर को सम्मेलन का आयोजन होगा। सम्मेलन में प्रदेश भर के पदाधिकारी शिरकत करेंगे। परिषद के कार्यकर्ताओं ने सम्मेलन के सफल आयोजन के लिए कमर कस ली है। 13 तारीख को हमारा 13 दिसंबर को हमारा प्रदेश का अधिवेशन रहेगा और 11 और 12 दिसंबर को प्रदेश का जो हमारा कार्यकारिणी की हमारी जो प्रदेश का अभ्यास वर्ग जो हमारा होता है, 11 और 12 दिसंबर को प्रदेश का अभ्यास वर्ग और 13 दिसंबर को हमारा प्रदेश का अधिवेशन रहेगा, जिसमें पूरे उत्तराखंड प्रदेश से सभी जिलों के जो दायित्ववान कार्यकर्ता हैं वो इस पिथौरागढ़ जनपद में आएंगे और उनका। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, कहीं मत जाइएगा, खबरें और रहेंगी। नैनीताल में वन विभाग पहला मॉस गार्डन विकसित कर रहा है, जो शोध में तो महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा ही, मगर पर्यटकों की भी अगर हम बात करें तो उनके लिए एक नया टूरिस्ट डेस्टिनेशन देगा उन्हें। नैनीताल के खुरपाताल में देश का सबसे बड़ा मॉस गार्डन तैयार किया जा रहा है। इसके लिए उत्तराखंड वन अनुसंधान आधे हेक्टेयर में ऐसे मॉस पौधों की 30 प्रजातियों को संरक्षित कर रहा है, जिनका जैव विविधता में महत्वपूर्ण रोल है। रिसर्च, संरक्षण और शिक्षा के लिए तैयार इस मॉस गार्डन में विभिन्न आकृतियों में मॉस को लगाया गया है। तो 1200 मीटर की मॉस नेचर ट्रेल पर्यटकों के लिए भी तैयार किया गया है, जिससे यहाँ आने वालों को जानकारी भी मिल सके। एक ही स्थान पे अगर कई प्रकार की मॉसेस हमें एक साथ मिल जाए तो वो हमारे शोधार्थियों के लिए भी बेनिफिशियल होगा। साथ ही इसको आकर्षक बना के हम इसको पर्यटकों के लिए भी एक आनंद लेने का स्थान भी बना सकते हैं। साथ ही वो यहाँ आकर मॉसेस के बारे में जानकारी भी ले सकते हैं। 2019 में देश के इस सबसे बड़े मॉस गार्डन को बनाने की शुरुआत हुई थी, जिसके बाद अब धीरे धीरे इसे विकसित किया जा रहा है। नए पौधों की उत्पत्ति में अहम रोल निभाने वाले इन मॉस में नमी पैदा करने की क्षमता होती है, तो साथ ही मिट्टी बनाने का भी ये जरिया होते हैं। देश में 24,000 प्रजातियों में से कई में औषधि गुण हैं, जिसके चलते इसका उपयोग प्रथम विश्व युद्ध के दौरान घायलों के उपचार में भी किया गया। बागवानी में इस्तेमाल होने वाले इस मॉस गार्डन के तैयार होने पर स्थानीय स्तर पर रोजगार की संभावनाएं भी दिखने लगी है। कुछ न कुछ रोज़गार हम लोगों के लिए बहुत चांस हैं इसके लिए, और एक अच्छे से इसको मेंटेनेंस किया जाए तो और के लिए जैसे गाइड हैं और बहुत सारे रोज़गार का और ज़्यादा विकल्प हैं। इस मॉस गार्डन से जहां शोध से जुड़े युवाओं को बेहतर जानकारी मिल सकेगी, वहीं पर्यटकों को भी नया टूरिस्ट डेस्टिनेशन मिलेगा, जहां घूमना न सिर्फ प्रकृति से जुड़ा होगा बल्कि इन पौधों की जानकारी भी आसानी से मिल सकेगी। नैनीताल से न्यूज़ 18 के लिए वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, कहीं मत जाइएगा।